हेलो प्यारे साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए जो एलएसए एग्जाम के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी क्लास रहने वाली है। और आज 50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल राजस्थान जीके के। और राजस्थान जीके के अंदर बता दूं तो राजस्थान की ज्योग्राफी भी रहेगी, हिस्ट्री भी रहेगी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी रहेगी, राजस्थान का करंट अफेयर्स भी होगा, राजस्थान की पॉलिटी भी होगी। मतलब 5 ही सब्जेक्ट रहती है, वो तमाम आपको राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही शानदार नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल है और बहुत ही अच्छे सवाल है। तो आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तमाम विद्यार्थी एक बार अपने इस वीडियो को शेयर करके आ जाएंगे। जो भी अपने साथ जो प्लेटफॉर्म है आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप शेयर कर दो और लाइक के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ा दें। क्या बताया जा रहा है आगे, एक शानदार भाई प्यारा सा मोटिवेशन आ गया कि देरी लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। ध्यान में रखें, उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा आपको प्रतिदिन मोटिवेट भी किया जा रहा है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। और एक बार आपको फिर से बता दूं भाई, अपन 13 जून तक अच्छे से जो करने वाले हैं भाई एलएसए एग्जाम के लिए, जो राजस्थान जीके को और पशुपालन की आपको कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पे क्लासें मिल रही है। तो प्रतिदिन आप एलएसए एग्जाम के लिए और राजस्थान जीके के लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तैयारी करवाई जा रही है। आज राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है, तो इस बार अपन बहुत ही खास तैयारी करने वाले हैं। तो आज अपने इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और लाइक शेयर एंड अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दो। फिर अपन क्लास के अंदर आगे बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का ताबड़तोड़ क्लास रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त धांसू क्लास लेंगे। और राजस्थान के टॉप जो क्वेश्चन रहते हैं, जो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो आपके एग्जाम करवाता है, उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास रहने वाली है। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी राजस्थान के जीके को पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। वो कहते हैं कि राजस्थान जीके की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके के तमाम विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं उस क्लास को ये ले सकते हैं, क्योंकि अपन एलएसए के लिए एक विशेष बैच लगा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लास चल रही है। बाकी जो भी भाई साथी इस क्लास को देखना चाहे वो भी देख सकता है, क्योंकि उनके लिए भी राजस्थान जीके तो सेम ही पोर्शन रहता है। राजस्थान जीके में क्या बदलने वाला, ज्योग्राफी वही है, हिस्ट्री वही है, कल्चर वही है, पॉलिटी वही है, करंट अफेयर्स वही है। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पढ़ना है मस्ती से। और पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, इसलिए मैं एक बार आपको पुनः कह देता हूं कि इस क्लास को आप लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और आपने सब्सक्राइबर नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा पैदा करते हो जो आप एक सब्सक्राइबर की वजह से अपने अंदर ये ऊर्जा पैदा हो जाती है कि हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है या वो जो छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा अपने जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए और ज़्यादा कितनी मेहनत की जाए और ज़्यादा कितना अच्छा कंटेंट दिया जाए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी उनको कितना कंटेंट प्रोवाइड करवा जा सके, जितना हो सके उतनी कोशिश हमारी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट देना। और इस बार एलएसए एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तैयारी करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो आप हमारे साथ जुड़ो और बहुत शानदार अच्छी तैयारी का अवसर प्राप्त करें। तो पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो तमाम विद्यार्थी पहले सवाल को प्रश्न को पढ़ लेंगे और फिर आंसर को राइट बताएंगे कि शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है। भाई शेखावटी क्षेत्र के अंदर जो कुएं रहते हैं उन कुओं को क्या कहा जाता है। जैसे शेखावटी का क्षेत्र हो गया, जैसे चूरू, चिकर और झुंझुनू का क्षेत्र रहता है, तो उनके आसपास के जो कुएं रहते हैं उन कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से कुओं को जाना जाता है। तो आपको कुओं का नाम बताना शेखावटी क्षेत्र के अकॉर्डिंग। कच्चे कुओं को कहा जाता है भाई जोड़। क्या कहा जाएगा, जोड़ कहा जाएगा। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, प्रत्येक सवाल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना और अच्छे से अच्छे मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी भी होगी तो साथ साथ में थोड़ी बहुत बता देंगे। और बाकी अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मेरे को पता है कि कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है तो अपना समय कीमती, मतलब बहुत ही उनका समय बहुत ही अनमोल है। तो उनके लिए अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। राजस्थान जीके को 50 क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको 40 या 45 मिनट के या 50 मिनट के भीतर आपकी क्लास को समाप्त कर देंगे।
ये वादा है और आपकी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। आप पूरी क्लास आराम से एक बार देख लेना और इसी क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने रिवीजन भी साथ साथ में हो जाएगा और आपकी बहुत ही शानदार अच्छी तैयारी हो जाएगी कि राजस्थान में लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, लूणी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना था। जल्दी से देख के बता दो। लूणी का उद्गम स्थल कहाँ है? नागपाड़ अजमेर के अंदर है भाई लूणी नदी का उद्गम स्थल। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है? लीलड़ी, मीठड़ी, पार्वती या जवाई? जीवाई नहीं होगा, जवाई होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, जवाई कर देंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई ग ऑप्शन। पार्वती नदी है जो राजस्थान में लूणी की सहायक नदी नहीं है, पार्वती को राइट करेंगे। अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही खास सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है भाई। क्या बताया जा रहा है? ध्यानपूर्वक पढ़ो, आराम से प्रश्न को राइट बताओ। आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहे तो एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रीन को शॉर्ट कर लेते हैं भाई, छोटा कर लेते हैं भाई। अब दिख रहा है ना? अब आराम से देखो और राइट आंसर को टिक मारो कि सूची 1 को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है और पशु क्षेत्र के प्रदेश दे रखे हैं और इधर क्षेत्र दे रखे हैं। तो आपको कौन सा क्षेत्र, कौन से गाय की इधर नस्लें दे रखी है और किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन सी गाय, ये आपको बताना भाई। तो तीसरे का राइट करेंगे भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को करेंगे टिक। तो थारपारकर सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? कि पश्चिम क्षेत्र में होगी, पश्चिम क्षेत्र में होगी। पश्चिमी, केवल पश्चिम में बताए क्योंकि ये जैसलमेर मुख्यतः जिला है और फिर हो गया तो ये बाड़मेर के आसपास का थोड़ा इलाका रह जाता है। तो इन जिलों में पाई जाती है थारपारकर। तो पहले का आपको राइट ऑप्शन बता देते हैं। पहले का देखो पश्चिम में हो गया। गिर गाय कहाँ रहती है? तो गिर गाय दक्षिणी, पूर्वी और मध्यवर्ती राजस्थान में रहती है, ये इसका राइट हो गया। राठी कहाँ रहती है? तो राठी रहती है भाई राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम मतलब बीकानेर के आसपास जिलों में रहती है लगभग राठी गाय। और कांकरेज गाय दक्षिणी पश्चिमी मतलब जालोर जिलों के आसपास, जालोर, पाली आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है कांकरेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बैठ रहा है? तो सेकंड ऑप्शन राइट बैठ रहा है। ख को ही राइट कर देंगे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट करेंगे। अच्छा सवाल था भाई, बी इसका राइट हो जाएगा। देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF भी देख सकते हो। आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जा रही है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल कि राजस्थान में वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत वन वृक्षादित के रूप में लक्ष्य रखा गया है, ये बताना था भाई। कितने % वनों का लक्ष्य रखा गया भाई, ये बताना है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर को टिक मार लो भाई, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 20% लगभग लक्ष्य आपने रखा गया राजस्थान सरकार के द्वारा वन नीति 2023 के अकॉर्डिंग। अच्छा सवाल था, 20% है। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। किसी को क्लास भाई थोड़ी फास्ट लग रही है वो क्लास को धीमा भी कर सकता है और किसी को क्लास धीमी लग रही है वो तेज भी कर सकता है, क्योंकि कई कबार विद्यार्थी रहते हैं कि भाई हमारा तो ये जीके भाई पढ़ रखा है, तो जीके पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन तो कर सकते हो, कम से कम क्लास को देख तो सकते हो, पूरी देख सकते हो। तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है, 1.5 या 2x में देख लो तो आपको क्लास आराम से, जो 40 मिनट की क्लास है, लो 20 या 25 मिनट में पूरी हो जाएगी और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और पूरे प्रश्न आराम से रिवीजन हो जाएंगे। तो आपको ऐसे कोई टाइम की मतलब इतना भी टाइम आपके पास कीमती नहीं है जितना हम आपके लिए दिन और रात मेहनत करके भाई प्रश्न बना रहे हैं और आप क्लास को मतलब स्किप करके जा रहे हो और फिर आधी छोड़ रहे हो, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा इसमें है कि आप पूरे प्रश्नों को देखो और अच्छे तरीके से एक बार पूरी क्लास को देखो, आपको कैसा कंटेंट मिल रहा है एक बार मतलब देख के तो आप अपना आकलन कर लेना कि हकीकत में कैसा कंटेंट दे रहे हैं भाई सर, हमारे लिए कितनी मेहनत करवा रहे हैं। आप देखने पर पता लगेगा। एक दिन आप पूरी क्लास को देखोगे तो बार बार आपको क्लास देखने का मन करेगा, क्योंकि अपन प्रतिदिन भाई राजस्थान के टॉप जो राजस्थान अधिनियम बोर्ड द्वारा नामित जितने भी पेपर रहते हैं या RPSC रहेगी तो उनके भी नामित जो पेपर हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रश्न रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपन प्रश्नों को कलेक्ट करके अपने क्लास के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक ये तैयारी करवा रहे हैं। तो आप आराम से पढ़ो भाई, पढ़ने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान में नवंबर 2022 के अनुसार ऊर्जा की अधिस्थापित ऊर्जा कितनी हुई है भाई वर्ष 2022 के अकॉर्डिंग। ये नवीनतम आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना भाई ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता कितनी है भाई, ये जल्दी से देख के बता दो भाई।
पाँचवें का राइट होगा 23,487 मेगावाट। 23,487 मेगावाट के अकॉर्डिंग राजस्थान में नवंबर 2022 में ऊर्जा स्थापित हुई है भाई। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही खास सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कितना मतलब परसेंट है, ये बताना भाई। राजस्थान में 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट है, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मार लो, तमाम बच्चे राइट आंसर को टिक मार लो। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 13.5 हो जाएगा, ग ऑप्शन राइट होगा। 13.5% है जो अनुसूचित जनजाति का है। और अनुसूचित जाति का कितना है ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताओ। मेरे को कमेंट करोगे तब मेरे को पता लगेगा कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे आंसर को राइट बता रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये बता देना मेरे को, अनुसूचित जाति के कितना परसेंट है, ज़रूर बताना। ज़रूर मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताना भाई, सभी कमेंट करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में संयुक्त नदी घाटी परियोजना, राजस्थान में किन जिलों के मध्य जो नदी घाटी परियोजना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सी परियोजना है, ये आपको बताना। परियोजना का नाम बता दो भाई। भाखड़ा नागल परियोजना है, चंबल परियोजना है, व्यास परियोजना है या माई सागर परियोजना है भाई, जल्दी से देख के बताओ। इतने में मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं और आप आराम से आंसर को फिलअप कर दो, फिर आपकी क्लास विधिवत और चालू करते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट के भीतर आप आंसर बताओ इतने में। तो राइट आंसर होगा भाई चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर ख को ही राइट करेंगे भाई, ख ऑप्शन राइट होगा। चंबल परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य संयुक्त परियोजना है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सवाल है भाई कि हाड़ौती के क्षेत्र में कौन सा दर्रा शामिल नहीं है भाई। हाड़ौती का ऐसा कौन सा दर्रा है जो शामिल नहीं है भाई हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा दर्रा है जो शामिल नहीं है। चेतावास, रामगढ़, खटगढ़, लाखेरी या परवेरिया, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मार लो। तो परवरिया दर्रा नहीं है जो हाड़ौती क्षेत्र में, परवरिया दर्रा नहीं है जो, ये तो परवरिया दर्रा अजमेर के अंदर है, बाकी तीनों हाड़ौती के, ध्यान में रखेंगे भाई। अच्छा सवाल था ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के बारे में असत्य कथन है भाई। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य हो रहा है ये आपको बताना है। कि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भाई। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, ये तो राइट है, पहला तो राइट हो जाएगा। दूसरा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किमी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 हो जाएगी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 हो जाएगी, ये भी राइट बता रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान में कुल 7.9% अक्षांश नहीं है, देशांतर है, देशांतरों में विस्तृत है। नहीं, गलत है, ये अक्षांशों में विस्तृत है, इसलिए ये गलत होगा, इसको ही गलत करेंगे, ये असंगत है। और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है, ये भी राइट होगा। तो ग ऑप्शन को राइट कर देंगे, बाकी तीनों सही है, ग ऑप्शन को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही शानदार सवाल है कि जंतर मंतर यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया भाई। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मारो भाई। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया, ये बताना है आपको। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 2010 में किया गया जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल। राजस्थान में जो 6 जो किले बने, उन किलों को भी विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया, यह कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना आप मेरे को। और जयपुर के परकोटे को ये बता दूं मैं 2019 के अंदर किया गया जयपुर के परकोटों को। और दुर्ग को कब किया गया, ये आपको दुर्गों को बताना। विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना मेरे को। राइट आंसर कौन बताता है, मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी राइट आंसर बताएगा उसको ज़रूर नाइस लिखूंगा, जो भी अच्छा
तैयारी कर रहा है, मतलब उसके बारे में जो भी कमेंट होगा वो मैं बताऊंगा। जो कौन आंसर राइट बताता है मैं देखता हूं, आप कमेंट करके मेरे को एक बार बताना, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से खनिज कौन से देश में जो एकमात्र है, जो राजस्थान के, ऐसे कौन से खनिज है जो राजस्थान के एकमात्र जो होते हैं भाई अपने राजस्थान में, देश के एकमात्र खनिज जो राजस्थान में होते हैं, ऐसे कौन से खनिज है, इसके बारे में बताना है। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीसा, जस्ता और सेलेनाइट। ऑप्शन नंबर घ को राइट करेंगे, सीसा, जस्ता और सेलेनाइट। ऑप्शन नंबर घ को राइट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, घ को राइट कर देंगे, अच्छा सवाल था ना। अब देखो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यह भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि नाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है भाई, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। नाल हवाई अड्डा कहाँ है, ये तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, गलत कोई नहीं बताएगा क्योंकि सिंपल सवाल होंगे, वहाँ अपने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से अपन आगे बढ़ जाएंगे। वैसे राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा सरल रहता है पोर्शन, तो वो कोई गलत नहीं बताएगा। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बीकानेर के अंदर है नाल हवाई अड्डा। और रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये जोधपुर में हो जाएगा। और डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, ये उदयपुर में हो जाएगा। ये हवाई अड्डों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछ लेते भाई, सवाल आ सकता है। अगला सवाल क्या कर रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण में सूखा रोकथाम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए भाई। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, बहुत ही शानदार अच्छा सवाल है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 13वें का राइट बताओ, तो 17 जून होगा भाई, 17 जून। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, ख इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है भाई। क्या बताया जा रहा है कि सिलिकोसिस पॉलिसी के अंतर्गत लाभान्वित पुनर्वास के रूप में कुल कितनी रुपए की राशि प्रदान की जा रही है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई ग ऑप्शन। 3 लाख राशि दी जा रही है भाई, सिलिकोसिस पॉलिसी नीति के अकॉर्डिंग पुनर्वास अंतर्गण के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है भाई। बहुत ही शानदार सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया। थोक मूल्य सूचकांक के अकॉर्डिंग रहता है, उसके अंदर कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया भाई। 15वें का राइट आंसर बताओ, तमाम बच्चे 15वें का राइट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 154 ख ऑप्शन राइट होगा भाई। 154 हो जाएगा, ख ऑप्शन राइट होगा भाई। 154 वस्तुएं हैं कुल जिनको थोक मूल्य सूचकांक में शामिल कर दिया गया भाई। अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है कि राजस्थान में औद्योगिक विनियोग विकास निगम जिसे बोलते हैं रिको की स्थापना किस वर्ष हुई भाई। रिको की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके बारे में बताना भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, रिको की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1980 के अंदर हुई थी। 1980 के अंदर, 1980 के अंदर रिको की स्थापना हुई। आरएफसी की स्थापना हुई थी भाई 1955 के अंदर। 1955 के अंदर हुई थी आरएफसी की स्थापना। और पूछ ले कि राजसिको की स्थापना कब हुई थी, तो राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 में। ये ध्यान में रखेंगे, राजसिको 1961 हो जाएगा, आरएफसी हो जाएगा राजस्थान वित्त निगम 1955 हो जाएगा, और रिको पूछ ले तो 1980 हो गया। ये तीनों सवाल आपके कंप्लीट हो गए भाई। अब देखो 17वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स के रूप में कहाँ पर स्थापित किया गया भाई। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पर स्थापित किया गया, इसके बारे में बताना भाई। 17वें का राइट आंसर बताओ भाई, तमाम बच्चे राइट आंसर बताओ। तो डिडवाना के अंदर किया गया भाई, डिडवाना के अंदर स्थापित है भाई। डिडवाना जो कुसामन डिडवाना अब जिला भी बन गया राजस्थान का, कुसामन डिडवाना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा भाई,
ये आपके लिए खास सवाल है, करंट अफेयर से खास सवाल है, क्योंकि आपका एनिमल हस्बेंड्री का अच्छा पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपका करंट अफेयर्स का जो सवाल रहता है तो वो सहकारी डेयरी दूध से अकॉर्डिंग आपको योजनाओं से रिलेटेड और भी मतलब तमाम, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा कोई भी मतलब योजनाएं वगैरह रहती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब दूध से संबंधित कोई भी मतलब योजना चलाई जा रही है या पशुधन से संबंधित कोई भी योजना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये एक ऐसा सवाल है जो आपके अंदर पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है कि वर्तमान समय में सहकारी क्षेत्रों में कुल कितनी दूध के कार्य संघ के रूप में कार्यरत है, कितने संघ है जो राजस्थान में सहकारी क्षेत्र के रूप में कुल कितने जो है वो आपको बताना था। सही आंसर बता दो भाई, 18वें का राइट आंसर बताओ। ये आपके लिए अच्छा सवाल है भाई, आपके लिए बहुत ही शानदार सवाल है भाई। सही बताना, तमाम बच्चे सही बताना, और जो जिसको नहीं आ रहा तो वो आज भी इसकी स्क्रीनशॉट खींच लेना, ये सवाल आने की 100% संभावना है भाई। तो ऑप्शन नंबर 24 हो जाएगा, घ ऑप्शन को राइट करेंगे। कुल 24 है जो संघ बने हुए हैं जो दूध के लिए कार्यरत है भाई, इतने संघ जो सहकारी क्षेत्र के रूप में बने हुए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। अच्छा सवाल था भाई, 24 को राइट कर देंगे। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि राज्य में जल जीवन मिशन JJM के अंतर्गत केंद्र में राज्य की भागीदारी का अनुपात कितना है भाई। जल जीवन मिशन द्वारा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स का सवाल मिल रहा है भाई। ये कितनी % भागीदारी का अनुमान है, कितना % है भाई, ये इसके बारे में बताना आपको। 19वें का राइट बता दो भाई। तो लगभग इसमें लगभग क्या राइट आंसर होगा भाई, घ इसमें 50% की हिस्सेदारी है भाई। JJM और राज्य की हिस्सेदारी मतलब जल जीवन मिशन के द्वारा और इसके द्वारा मतलब राजस्थान की भागीदारी में कुल 50% की हिस्सेदारी है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। 20वें सवाल की ओर राइट बढ़ाएंगे। 20वां सवाल का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। 20वें का राइट बताएंगे भाई। प्रश्न को आराम से पढ़ लो, ध्यानपूर्वक देख लो और पूरी क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि पूरी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली, ज़बरदस्त रहने वाली और एग्ज़ाम में आने के रिलेटेड आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाने वाले सवाल इसी एग्ज़ाम मतलब वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको क्लास को पूरी एंड तक देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तमाम बच्चे पूरी क्लास को जरूर देखना और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आप सभी देख रहे हो तो एक बार अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर लो और लाइक कर दो, क्योंकि हमारा एक ही मोटिवेशनल रहता है कि जो भी छात्र हमारे साथ जुड़ना चाहता है उनको हम इतना अच्छा कंटेंट प्रदान करें और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने का अवसर प्रदान करें। यही हमारा भरोसा है और इतना भरोसा आप हमारे पर बनाए रखना। तो आपको कभी कहते हैं कि हम डूब जाएंगे लेकिन आपको कभी डूबने नहीं देंगे। ये एक गुरु का वादा है आपसे कि हम डूब जाएंगे लेकिन आपको कभी डूबने नहीं देंगे। 100% जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हम कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। प्रतिदिन भाई राजस्थान जीके के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट रहती है, 5 सब्जेक्ट है, कोई तो भाई 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा है, लेकिन हम जो पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब 5 सब्जेक्ट आपकी एक क्लास के अकॉर्डिंग कवर हो रही है। और कभी कभी मैंने पहली एक क्लास ली है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पशुपालन भी कंप्लीट किए और 70 सवाल के अकॉर्डिंग आपको पशुपालन और वगैरह राजस्थान जीके का टोटल 5 सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और एनिमल हस्बेंड्री सारी कंप्लीट एक ही क्लास में कर दी थी। माँ मैराथन लगाई है, लगभग 1-1 घंटे की है। तो आपके लिए प्रतिदिन क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रह रही है। तो तमाम विद्यार्थी अच्छे से जुड़े हो और अपने साथियों को भी बताओ। और एग्ज़ाम तक 13 जून तक आपको अच्छे से बेटर अपने तैयारी करवाने का कोशिश रहेगी, जो हमारी जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। तो अब 20वें का राइट बता दो। अच्छा सवाल है भाई कि राज्य में फेलोशिप योजना के रूप में शुद्ध के लिए युद्ध का नोडल्स विभाग के रूप में कौन सा है भाई, ये बताना आपको। फेलोशिप जो योजना थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा नोडल विभाग योजना है, इसके बारे में बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो ये किसके द्वारा विभाग के द्वारा चलाया गया था, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ख को ही राइट करेंगे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। बी को राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहलाता भाई। अब राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का करंट अफेयर्स हुआ क्लियर। अब अपन करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री को। राजस्थान की हिस्ट्री आ गई भाई। इतनी देर अपने ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को कवर कर दिया। अब देख लो आप 21वें का राइट आंसर बता दो तमाम बच्चे, गलत कोई नहीं बताएगा। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है भाई? तो रेड टोंक को कहा जाता है। रेड टोंक को कहा जाता है भाई प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड एक सभ्यता भाई जो टोंक के अंदर है, उसे ही कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। आड़ उदयपुर के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर है, और नगर पूछे तो नगर टोंक के अंदर है। ये भी सवाल कंफ्यूज करते हैं, नगरी और नगर ये दोनों ही सभ्यता है। और सुनारी झुंझुनू के अंदर है। बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ अंदर है। आपको जिला भी आना चाहिए, उसके बारे में सभ्यताओं के बारे में साथ साथ में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी आनी चाहिए। कौन है उत्खनन करता है, कौन है खोज करता है, कब हुई थी खोज करता है, कौन सी नदी पर है, और भी तमाम जानकारी रहती है, वो सारी आपको आनी चाहिए। सभ्यताओं से रिलेटेड पढ़ लेना, सभ्यताओं को भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और आपको सभ्यताओं के बारे में अपन सवाल भी बार बार करवा रहे हैं। एक आध सवाल आ जाता है भाई, सभ्यता का अच्छा टॉपिक रहता है भाई इतिहास में। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ भाई? दिवेर का युद्ध कब हुआ? 22वें का राइट बताओ। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, ये तमाम युद्ध हुए थे। जो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। पहले तो दिवेर का राइट कर दो भाई। दिवेर का क्या राइट होगा? तो 1582 के अंदर हुआ था भाई। 1582 में हुआ था दिवेर का युद्ध। किन के मध्य हुआ था? ये कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताता हूं तो आप कमेंट नहीं बताते हो, और कमेंट नहीं बताओगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हम तो कितना भी आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो हम कितना भी बेटर कर ले, लेकिन कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपको सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए, अंदर से वो इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। आप बहुत ही जिज्ञासु विद्यार्थी होने चाहिए। तो आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, और कहाँ से भी हो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो आप कहाँ से भी सीख सकते हो, किसी भी माध्यम से सीख सकते हो। मतलब आपके अंदर ऐसा जिज्ञासु की भावना होनी चाहिए, मतलब सीखने की भावना होनी चाहिए, पढ़ने की भावना होनी चाहिए, तो आप सीख सकते हो। तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे तमाम विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो ख राइट हो गया। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आपका समय बहुत कीमती है। मेरे को पता है भाई आपका समय बहुत कीमती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? मारवाड़ के किस शासक के समय शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ भाई? मारवाड़ के कौन से शासक थे उस समय शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ? मारवाड़ के बारे में बताना भाई। मारवाड़ के कौन से शासक थे? जल्दी से बताओ। 23वें का राइट आंसर बताओ। तो मालदेव थे। राव मालदेव के समय ही शेरशाह सूरी ने भाई आक्रमण किया था। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं भाई। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, नया सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है भाई। कि अंग्रेजों द्वारा माइंड कमांड ऑफ द इंडियन एम्पायर के रूप में उपाधि किस बीकानेर शासक को प्रदान की? अच्छा सवाल है, नया सवाल है, अच्छा सवाल है। एग्ज़ाम में आने से संभावना है भाई। ऐसे सवाल जो नए नए बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार हर बार एग्ज़ाम रहता है, उसके अंदर आपको 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसे सवालों को भी आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपका मतलब एक भी सवाल आ जाए उसके अकॉर्डिंग तो आपको कई बच्चों से आगे ले जाएगा। इसलिए आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि नए सवाल को कहीं से कहीं ढूंढ ले। 24वां सवाल का राइट होगा गंगा सिंह। गंगा सिंह को उपाधि दी थी भाई अंग्रेजों द्वारा जो माइंड कमांड ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि बीकानेर के गंगा सिंह को दी गई। ऑप्शन नंबर घ को राइट करेंगे। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मात्र पीछे 25 सवाल रहे हैं, 25वां सवाल आ गया और पीछे अब 25 सवाल रहे हैं, तो 25 सवाल को भी आराम से कर लेंगे। आप क्लास को पूरी देख लेना, आराम से देख लेना, जिसमें पीछे क्लास संस्कृति भी आने वाली है और राजस्थान में पॉलिटी भी आने वाली है। तो आप क्लास को पूरी देखना, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा भाई। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। अभी तक तो हिस्ट्री चल रही है। कोलोतमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी भाई? कोलोतमाला नामक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? इसके बारे में बताओ भाई। 25वें का राइट आंसर बताओ। तो उद्बोधन सूरी। उद्बोधन सूरी ने ऑप्शन नंबर क को ही राइट करेंगे। पहला ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर क राइट होगा।
पहला ही राइट हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल था। कोलोतमाला नामक ग्रंथ की ग्रंथ किसने लिखा था? उनकी रचना उद्बोधन सूरि ने। अच्छा सवाल था। 26वें का राइट बताओ। तमाम बच्चे 26वें का राइट आंसर बताओ। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? अकबर ने मान सिंह को सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बनाया था? बंगाल का, काबुल का, पंजाब का, बिहार का? जल्दी से आंसर को राइट आंसर बताओ। राइट आंसर को टिक करो। तो काबुल का बनाया था भाई। ऑप्शन नंबर ख को राइट करेंगे भाई। 26वें का ख राइट होगा, काबुल। मान सिंह को सर्वप्रथम काबुल का बनाया था भाई सूबेदार। अच्छा सवाल था। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं भाई, बहुत ही विशेष सवाल है भाई। ऐसे नहीं है कि आप जो क्लास देख रहे हो, जो भी छात्र क्लास में जुड़ रहा है तो वो छात्र ऐसे ध्यान में रखना कि ये सवाल बहुत ही आरपीएससी और राजस्थान अधिनियम बोर्ड द्वारा नामित जो पेपर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास है। तो आपको बहुत ही शानदार राजस्थान के बहुत ही बेहतरीन सवाल इसी क्लास के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इसकी गारंटी है मेरे पास, और तो आपको पूरे देखने की गारंटी वो आपके पास है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की गारंटी मेरे पास है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन देखने की जिम्मेदारी आपके पास है। जब देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो कुछ करोगे भी नहीं, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जब देख लोगे, पढ़ लोगे, सीख लोगे, तब जाके कुछ आपका बेटर होगा और आपका भला होगा। तो पूरे प्रश्नों को देख लेना, ठीक है। मेरे को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी कोई क्लास के अंदर से चला जाता है, तो फिर हमारा क्या है कि वो मोटिवेट घट जाता है कि भाई कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, काफ़ी देर तक पढ़ रहा है, बाद में उसको कहीं इंटरेस्ट कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं आपको क्लास में कंटेंट में कोई कमी आ रही है तो वो बता देना मेरे को, कमेंट करके ये बताना भाई कि कंटेंट के अंदर ये कमी है, तो उसके अंदर आपको तो ही वो कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आपको कंटेंट में कमी आ रही है तो ये ऐसा नहीं होने देंगे कोई कंटेंट में कमी हो जाए। तो पूरे कंटेंट में बहुत ही अच्छा है, इसलिए पूरा क्लास को एंड तक ज़रूर देख लेना। किस स्वान शासक ने अजमेर में को अपनी राजधानी बनाई थी भाई? अजमेर को राजधानी किसने बनाई? स्वान शासक जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाई, इसके बारे में बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी प्यारे बच्चे सही आंसर को बताएंगे भाई, गलत आंसर कोई नहीं बताएगा, गलत आंसर कोई नहीं बताएगा। अजमेर को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजय राज ने बनाई थी। अच्छा सवाल है ना भाई। 27वें का ख राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बताना है। और जहाँ जहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, लगभग 6 या 7 पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग थे, वो तमाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूरे साफ लो आपको, ताकि आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए कि कहाँ के जो कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे वो सभी आने चाहिए आपको। 28वें का राइट क्या होगा? ईडन हो जाएगा, कर्नल ईडन। कर्नल ईडन था जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट था भाई। मैकमोहन कहाँ का था? जेडी हॉल कहाँ का था? बर्टन कहाँ का था? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि मैं बता दूं, क्या बोलते हो? आप बताओ, मेरे को पता लगेगा भाई, क्यों मैं तो बता दूंगा। वैसे कोई नहीं, मैं बता देता हूं, आपको बता देता हूं। मैकमोहन, बाकी ये तीनों बता देता हूं, बाकी जो भी रह रहे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। मैकमोहन भाई जोधपुर के थे, जेडी हॉल सिरोही के थे, और मेजर बर्टन कोटा के थे। आ गया समझ में? अब देखो बाकी जो भी रहे हैं तो उसके आपको बता देना। भरतपुर के कौन थे इसके बारे में भी बताना। जो भी और भी वो 1857 में क्रांति के समय थे पॉलिटिकल एजेंट, वहाँ के आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। कौन सही बताता है देखता हूँ मैं भाई, कमेंट के माध्यम से देखूँगा, तो कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करना भाई। अब 29वें का राइट बता दो भाई। तो डाबी हत्याकांड का संबंध किससे भाई? डाबी हत्याकांड का संबंध किससे भाई? अच्छा सवाल है भाई, ये भी बहुत ही खास सवाल है। तो डाबी हत्याकांड का संबंध कहाँ से था, किस जिले से था? जिले का नाम बता दो, ये जिले ही दे रखे हैं तो भाई। तो बूंदी से था। कहाँ से? बूंदी से था। ऑप्शन नंबर ग को ही राइट करेंगे भाई, ग ही इसका राइट होगा, बूंदी। बूंदी इसका राइट हो जाएगा। डाबी हत्याकांड का संबंध बूंदी से था। 30वें का राइट बता दो।
30वां भी बहुत ही बेटर सवाल है भाई। अब मात्र पीछे 20 सवाल रहे हैं, 20 सवालों को भी अच्छे से कर लेंगे भाई, अच्छे से करेंगे भाई। मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया भाई? मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया, इसके बारे में बताओ। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो मेरवाड़ा बटालियन थी कहाँ की, ये बटालियन कहाँ की थी, इसके बारे में भी बताना आपको कमेंट में। और मेरवाड़ा बटालियन का गठन भाई 1820 में हुआ था, 1820 में हुआ था भाई, ये भी ध्यान में रखेंगे। 1820 पहला ऑप्शन राइट होगा भाई, कई इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छे से देख लो भाई, अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसने की भाई? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी भाई, इसके बारे में बताना भाई। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल है। 31वें का राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे, 31वें का राइट आंसर बताओ। त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक चंद माथुर ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही राइट करेंगे, गलत नहीं बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा। त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा, जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। कांतिलाल सोथानी था, वो कहाँ की थी? और भी जो भी प्रश्न के अंदर दे रखे उनके आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को बताना कहाँ कहाँ के थे। ये प्रश्न नहीं है भाई, यहाँ थोड़ा सा कट कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई। राजस्थान में रहने वाले तमाम बच्चे को तो ये सवाल एक वो कहते हैं मुख पर रहना चाहिए भाई। अच्छा सवाल है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और किस सन में बताया गया। राजस्थान दिवस को कब किस सन में बनाया गया, इसके सन भी आपको साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना। 32वें का राइट क्या होगा भाई? 30 मार्च 1949 में राजस्थान दिवस को मनाया गया, 30 मार्च 1949 में। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल। और पूछ ले कि भाई राजस्थान नाम किसने दिया था? सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था राजस्थान शब्द का प्रयोग। 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। उसमें पुस्तक भी लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान। इसका दूसरा नाम सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम था। ये सभी ध्यान में रखना। और पूछ ले कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था, 1800 ईस्वी में किया था भाई, जॉर्ज थॉमस ने। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल रहते हैं, आपको साथ साथ में पढ़ लेना भाई, याद भी कर लेना। कोई नहीं। अब देखो 33 का राइट आंसर बताओ। ये भी बहुत ही बेटर सवाल है कि लोक देवियों के बारे में सही उत्तर का चयन करना भाई। लोक देवियाँ पूछिए और उसके बारे में सही आंसर बताना आपको। 33वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, 33वें का राइट आंसर बताएंगे। तो रानी सती को दादी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ यात्रा की सफल कामना हेतु पथवारी देवी के रूप में पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज या जय सिंह की इष्ट देवी। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? जल्दी से देख के बताओ। 33वें का राइट आंसर बताओ। तो क्या तीनों सही बैठ रहे? क्या आपके हिसाब से क्या बैठ रहा है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ मेरे को, फिर मैं तो आपको राइट आंसर बता ही दूंगा। तो ऑप्शन बैठ रहा है भाई, तीनों ही सही बैठ रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही बैठ रहे हैं, तीनों ही सही बैठ रहे हैं। देख लेना, आराम से देख लेना। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों राइट बैठ रहे हैं। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वह कौन सा दुर्ग जिसके बारे में 8वीं शताब्दी के अजमेर के स्वान वंश के शासक द्वारा हुआ था, मतलब करवाया गया? अजमेर के स्वान शासक द्वारा करवाया गया वह कौन सा दुर्ग जो 8वीं शताब्दी में? 34वें का राइट आंसर बताओ भाई। 34वें का राइट आंसर बताओ। तो 34वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा रणथंभौर। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था।
थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई नहीं, आप देख लेना, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब 35वें सवाल को राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। अच्छा सवाल है ये, तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, इसमें तो आपकी कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है? बिल इसके अंदर से कौन सा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है? 35वें का राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे, 35वें का राइट आंसर बताओ। तो मातृकुंडिया मेला हो जाएगा भाई। मातृकुंडिया मेला भाई चित्तौड़गढ़ में भरता है और वो जो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है। बाकी चंद्रभागा पशु मेला, कपिल मुनि अलग है, कपिल धारा अलग है। तो कपिल धारा मेला और पुष्कर मेला ये तीनों कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले मेले हैं, ये ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखो, अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। राजस्थान में विभिन्न समय में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भाई? राजस्थान के विभिन्न समय के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कैलेंडर के अनुसार आपको तिथि क्रम बताना भाई। 36वें का राइट आंसर बताएंगे। तो पहले कौन सा मनाया जाएगा? 37वें का राइट आंसर बताओ। पहले मनाया जाएगा गणगौर। कौन सी आती है? गणगौर आती है। फिर क्या आती है? फिर आती है भाई पीपल पूर्णिमा, दूसरे नंबर आती है पीपल पूर्णिमा, फिर गुरु पूर्णिमा और फिर छोटी तीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट बैठ रहा है। देख लेना, आप आराम से देख लेना, फर्स्ट इसका राइट बैठ रहा है। पहला है सी, दूसरा बी, तीसरा डी और चौथा ए, ये राइट बैठेगा। ध्यानपूर्वक देख लेना, आराम से देख लेना। 37वें का ऑप्शन राइट, बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल भी पूछते हैं आजकल, कंफ्यूज करने वाले सवाल रहते हैं। कैलेंडर के अनुसार अपन पढ़ते नहीं हैं और कैलेंडर के अनुसार सवाल आ जाते हैं और फिर कहीं न कहीं अपने को धोखा देते हैं और गलत हो जाते हैं कहीं न कहीं। राजस्थान में तेजाजी के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है भाई? तेजाजी से संबंधित कौन सा स्थान है ऐसा जो सुमिलित नहीं है, इसके बारे में बताना था। तो परबतसर, खरनाल, सुरसुरा और मालानी। तो ये तो बहुत ही सुने हुए नाम है, आपके सारे सुने हुए नाम है, क्योंकि राजस्थान में रहने वाले तेजाजी का नाम कौन नहीं जानता भाई? तेजाजी का नाम कौन नहीं जानता जो राजस्थान में रहता है भाई? और सभी जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जो तेजाजी से संबंधित है। तो मालानी क्षेत्र नहीं हो जाएगा। बाकी आप तीनों को तो अच्छे से जानते हो भाई, अच्छे से जानते हो ना, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। आप तीनों के बारे में कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। चलो आप कमेंट बता दो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कि परबतसर का संबंध कहाँ से था, अब ये कौन सा भाई मेला भरता है या कुछ भी हो रहा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो आप कमेंट नहीं करोगे। खरनाल का संबंध किससे, सुरसुरा का संबंध किससे, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से तेजाजी के बारे में। भगवान श्री तेजाजी बहुत ही अच्छे देवता हैं, उनकी तो भाई पूजा अच्छे खासे करते हैं और जाट जाति के लोग तेजाजी को अच्छा खासा मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो आप सभी उनके बारे में ज़रूर बताएं, सभी स्थान के बारे में ज़रूर बताना मेरे को, अलग अलग लिख लेना भाई, कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना, क्योंकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब 38वें का राइट बता दो तमाम बच्चे कि दीपावली के अवसर पर लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत तो कहाँ पर गाए जाते हैं? कौन सा गीत गाया जाता है भाई? ये क्षेत्र भी एक विशेष है, वहाँ पर गाए जाते हैं, ये भी बता लेना आप कि दीपावली के अवसर पर लड़कों द्वारा। लड़कियाँ तो बहुत सुनी आपने भाई, लड़कियाँ गीत गाती है भाई, अलग अलग जगह लड़कियाँ गीत गाती है, लेकिन लड़के भी गीत गाते हैं, ऐसा तो आपने कभी कभार सुना होगा भाई, लड़के भी गीत गाते हैं दीपावली के अवसर पर। कौन सा ऐसा त्यौहार रहता है भाई, कौन सा प्रोग्राम में ऐसा गाते हैं भाई गीत? बताओ जल्दी से बताओ भाई, कौन सा त्यौहार हो जाएगा भाई? 38वें का राइट होगा बी, हरणी। हरणी के समय गाते हैं भाई। 38वें का ख ऑप्शन होगा, मेवाड़ क्षेत्र में हरणी के समय दीपावली के अवसर पर लड़कों द्वारा ये गीत गाया जाता भाई। अच्छा सवाल था। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कुशामनी ख्याल के रूप में विशेष विश्लेषण नहीं है भाई। कुशामनी ख्याल के बारे में कौन सा विश्लेषण नहीं है, मतलब कौन सा सुमिलित नहीं है जो कुशामनी ख्याल के बारे में, इसके बारे में बताना आपको। 39वें का राइट आंसर बता दो भाई, जल्दी से सारे ऑप्शन देख लेना आपको।
क, ख, ग और ग सारे ऑप्शन को आराम से पढ़ लो और फिर राइट आंसर को टिक मारो। 39वां है सवाल, 39वां है, 39वां करके आपको राइट आंसर बताना भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो क्या होगा भाई राइट आंसर, जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर हो जाएगा भाई ग ऑप्शन। क्या होगा, ग ऑप्शन राइट होगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है, बाकी तीनों सही है। पहला भी सही हो रहा है, दूसरा भी सही हो रहा है, तीसरा भी सही हो रहा है। देख लेना, आप आराम से देख लेना, तीनों आराम से देख लेना। ये तीनों ऑप्शन तो सही बैठ रहे हैं, ये चौथा ऑप्शन गलत बैठ रहा है जो कुशामनी ख्याल से पूछा है। कुशामनी ख्याल का संबंध लस्सी राम से है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये तो सवाल खूब बार बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से रीति रिवाज जो मृत्यु के संबंधित जो रीति रिवाज रहते हैं उनके मृत्यु से संबंधित नहीं है भाई। ऐसा कौन सा रीति रिवाज है जो मृत्यु से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों होंगे, एक नहीं है। ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है, बाकी तीनों होंगे, एक नहीं होगा, ये बताना आपको। तो सवेरा नहीं है, सेवरा, सेवरा सॉरी सेवरा हो जाएगा। सेवरा नहीं है, बाकी तीनों हैं। उठावन है, सत्रवाड़ा है और दो वाणी है, दो वाणियाँ हैं, ये तीनों हैं, बाकी ये सेवरा नहीं है भाई। ये अटपटे थोड़े नाम है, कोई नहीं, आप आराम से पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक देख लेना। सेवरा नहीं है, ये कई बार प्रश्न आ सकता है, क्लास संस्कृति का नया सवाल है, देख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी खींच लेना। अच्छा सवाल है भाई। सी ऑप्शन को राइट करेंगे, ग ऑप्शन को आराम से राइट कर लेंगे क्योंकि अच्छा सवाल है भाई, आया हुआ सवाल है कहीं न कहीं। अब मात्र 10 सवाल रहे हैं, 5 सवाल तो अपने क्लास संस्कृति के रह जाएंगे। अब क्लास संस्कृति चल रही है, आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, प्रश्नों को देख लेंगे। और तो 5 सवाल फिर पॉलिटी करेंगे अपन, लास्ट में थोड़ी पॉलिटी कर लेंगे भाई। 41वां सवाल क्या कह रहा है कि तत्वाद्य यंत्र है भाई। कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, जो तार से बजाए जाने वाले तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं, वो कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, इसके बारे में बता दो। मृदंग हो जाएगा, खंजरी होगा, काम्यासा होगा या अलगोजा होगा। तत्वाद्य यंत्र कौन सा होगा, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो ऑप्शन नंबर ग ही राइट होगा, काम्यासा। काम्यासा है जो तत्वाद्य यंत्र है भाई। गलत नहीं बताएंगे, सिंपल सवाल था भाई, गलत बताते हो फिर कहते हो कि हमारे को ये गलत हो जाते हैं। वाद्य यंत्र तो सभी आने चाहिए आपको, ये तो मुंह पे होने चाहिए। वाद्य यंत्र, नृत्य वगैरह ये तो कला संस्कृति हो आपको मुंह पर होनी चाहिए, क्योंकि कला संस्कृति सबसे सरल रहती है। फिर रहती है आपके ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री थोड़ी हार्ड रहती है, क्योंकि सन वगैरह कहीं न कहीं आपको उलझाती हैं कि राजाओं के बारे में, कहीं न कहीं उनके बारे में, शासकों के बारे में अलग अलग सन के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। वो थोड़ी आपके लिए हार्ड पड़ती होगी, लेकिन ज्योग्राफी और कला संस्कृति को सरल है भाई, सबसे सरल कला संस्कृति रहती है भाई, क्योंकि ये रीति रिवाज से संबंधित वगैरह राजस्थान से संबंधित रहते हैं सभी, तो इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। तो 42वें का अब राइट बताओ भाई, 42वें का क्या राइट हो रहा है भाई, जल्दी से ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लो और राइट आंसर को टिक मारो। तो छत्रपति रासो कौन हो जाएगा भाई, छत्रपति का रासो का आपको मिलान करना भाई, अलग अलग मिलान करना, कूट दे रखे हैं भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो पहले का हो जाएगा कि छत्रपति रासो काशीराम संघाणी, काशीराम संघाणी होगा। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भाई ख्याम खा खासो का हो जाएगा कवि जान, कवि जान हो जाएगा, ये भी अच्छा सवाल है। और फिर बिसल देव रासो, ये तो नरपति नाल, ये तो आपको आता ही होगा। और संगत रासो तो गिरधर ओसिया। ये देखो, दो कंफ्यूज करने वाले थे, दो सिंपल थे। तो कई बार आपको ऐसे रहते हैं कि जो आपको सिंपल रहते हैं वो तो आपको पहले मिलान करना है, क्योंकि पहले मिलान कर लोगे तो कहीं न कहीं कूट होते हैं, वो एक दूसरे को मिलान होते हैं और मिलान के अकॉर्डिंग आपका सवाल राइट बैठ जाता है। तो आपको 2 राइट हो रहे हैं और तो दोनों आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप राइट हो जाएगा। तो अब 42वें का राइट आंसर क्या बैठ रहा है, सी राइट बैठ रहा है, देख लो, सी राइट बैठ रहा है। मिलान सही बैठ रहे हैं ना, सभी सही बैठ रहे हैं, देखो देख लो, आराम से देख लो। आपको बिसल देव रासो तो नरपति नाल ये तो आता ही होगा, और संगत रासो गिरधर ओसिया ये तो दोनों आते ही होंगे। दोनों आपको कंफ्यूज करने वाले थे और दोनों मैंने बता दिए, ग को राइट कर देंगे। अब 43 सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब 43 का राइट आंसर बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है भाई।
कौन सा युग्म है भाई? सुमिलित है। जो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित युग्म है? कोई दिक्कत नहीं, कौन सा सुमिलित है, सुमिलित के बारे में बताना है, सुमिलित करना है भाई। कौन सा सुमिलित है भाई? तीनों गलत है, एक ही सुमिलित है, उसके बारे में बताना है। 43वें का राइट होगा स ऑप्शन, नरमुख हाथ का, ये सुमिलित है भाई। बाकी गलत है भाई, बाकी गलत है, ये सही होगा भाई। नरमुख जो हाथ का है, आभूषण से संबंधित पूछ रहा है तो ये सही होगा भाई। अब 44वें का राइट आंसर बता दो। हुक्मा, मनीराम और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? हुक्मा है, मुनीराम है और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ये चित्रकला शैली से सवाल आया भाई। व्यक्ति विशेष से जो व्यक्तियों के नाम दे रखे और किस शैली से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आमेर शैली होगी। कौन सी शैली? आमेर शैली जो जयपुर की है, वहाँ हुक्मा, मुनीराम और मुरारी नामक चित्रकारों का संबंध है भाई। आमेर शैली, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब 45वें सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 45वां सवाल क्या कह रहा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां का संबंध, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित सुमिलित नहीं है भाई? इसमें नहीं बताना भाई कौन सा सुमिलित नहीं है, बाकी तीनों सही होंगे। ये ध्यान में रखना है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसके बारे में ध्यान में रख लेना। 45वें का राइट आंसर बता दो। तो मारवाड़ी जोधपुर सही है, ढूंढाड़ी ये झालावाड़ यही गलत बैठ रहा है, तो इसको राइट मारो। बाकी मेवाती जयपुर भरतपुर सही है और अलवर के आसपास की बोली है। और मालवी कोटा की है, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, तो ढूंढाड़ी ये गलत होगा और ख को राइट करते हैं। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल सा सवाल था, गलत नहीं बताएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अब देखो पॉलिटी आ गई। मैंने बताया था ना आपको, सभी सवाल देखने को मिल जाएंगे, सभी सवाल देखने को मिल जाएंगे। आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है भाई। कि निम्न में से राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन सी पात्रताएं हैं? मतलब राज्यपाल के लिए नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी भाई पात्रताएं रहती है? मतलब राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए क्या क्या चाहिए? वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की उम्र आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और उसे राज्य से संबंधित जहाँ उसे नियुक्त किया जा सके। तो ये बताना कौन सा राइट होगा भाई? 46वें का राइट आंसर बताओ। 46वें का राइट आंसर बताओ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट बैठ रहा है, क्योंकि वह भारत का तो नागरिक होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन उसकी उम्र 30 वर्ष नहीं, 30 वर्ष तो राज्यसभा में होती है, लोकसभा में 25 वर्ष होती है और राज्यपाल की उम्र रहती है 35 वर्ष। 35 वर्ष का होगा तभी वो राज्यपाल बन जाएगा। 35 साल से पहले वो राज्यपाल नहीं बन सकता, ये ध्यान में रखेंगे। ये सिंपल सवाल था। और वो राज्य से संबंधित जहाँ पर नियुक्ति किया जा सके, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो केवल पहले को राइट करेंगे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसमें केवल फर्स्ट को राइट करेंगे, केवल फर्स्ट को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, पहला ही राइट हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठकों में राज्य के प्रतिनिधि कौन होता है भाई? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिषद रहती है और राष्ट्रीय स्तर पर जो परिषद रहती है, उन बैठकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसके बारे में बताओ। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, जल्दी से देख के बताओ। आपको लग रहा रहेगा कि ये तो बहुत ही हार्ड सवाल है, लेकिन आपके आंसर सुनते ही आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपको ऐसे लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कर रहा है भाई, परिषद की बैठकें वगैरह कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व? तो इसका तो भाई मुख्यमंत्री करता है भाई। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री रहता है, जैसे कि वर्तमान में है भजन लाल जी शर्मा, वही प्रतिनिधित्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद विकास परिषद में जो बैठकें रहती है, उन बैठकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुख्यमंत्री होगा भाई सीएम, राजस्थान के सीएम करता है भाई। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, गलत नहीं बताएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 1952 में परिसरमन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है भाई?
जो 1952 के अकॉर्डिंग जो परिसमन आयोग चला था उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में कितने सदस्यों की संख्या को निर्धारित की गई है, इसके बारे में बताना है। 48वें का राइट आंसर बता दो। तो 160 1952 के अकॉर्डिंग पूछा है तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग को राइट करेंगे। अब वर्तमान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 200 हो जाएगी। लोकसभा की कितनी है? 25 हो जाएगी। और राज्यसभा की कितनी है? राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं, राजस्थान की हो जाएगी 10, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25, विधानसभा की 200। और 1952 के अकॉर्डिंग पूछा है उस आयोग ने, तो उस समय 1960 थी, अरे 160 थी, सॉरी 160 थी। तो ये सारे ध्यान में रखेंगे आप, विधानसभा की सभी सीटों के बारे में ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राज्य में जिला स्तरीय फौजीदार मामलों के रूप में कौन सा न्यायालय होता है? जो फौजीदार मामलों के रूप में होता है, जो कौन सा न्यायालय होता है जो फौजीदार के रूप में मामलों को निपटाता है, उसके बारे में बताना है। 49 का राइट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या होगा? तो सेशन कोर्ट होता है भाई। फौजीदार मामलों में कौन सा कोर्ट होता है? तो सेशन कोर्ट के द्वारा फौजीदार मामलों को निपटाया जाता है। जो फौजीदारी जो मामले रहते हैं, फौजीदार जो मामले रहते हैं, उस मामलों को निपटाने के लिए सेशन कोर्ट रहता है। अलग अलग कोर्ट रहते हैं, खंड न्यायालय रहता है, मुस्लिम न्यायालय रहता है, अलग अलग, जिसमें फौजीदारी के रूप में सेशन कोर्ट रहता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अब आज की क्लास का भाई लास्ट सवाल, और वो भी बहुत ही शानदार प्रश्न आया भाई कि सरपंच द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भाई सरपंच होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? सरपंच अपना त्याग पत्र सौंपता है वो किसे सौंपता है भाई? जिला अधिकारी को, प्रधान को, खंड विकास अधिकारी को, या उप सरपंच को? जल्दी से देख के बताओ। वीडियो को सौंपता है भाई खंड विकास अधिकारी। जो वीडियो रहता है, वीडियो लगता है भाई, उसको ही सौंपता है भाई खंड विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्याग पत्र। बहुत ही शानदार अच्छी क्लास थी आज की। तो अब जाते जाते आपके लिए एक भाई शार्ट बना है भाई, इस शार्ट को भी आप अच्छे से देख लो। अच्छा सा शार्ट है भाई, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में प्रथम जो महिलाएं थी उन महिलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। राजस्थान में जो प्रथम कौन थी, सर्वप्रथम भाई मुख्यमंत्री कौन थी, उप मुख्यमंत्री कौन थी, मंत्री कौन थी, सचिव कौन थी, सारी जानकारी एक ही शार्ट के माध्यम से समझा देते हैं, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। चलो, राजस्थान के राज्यपाल सबसे बड़ा रहता है, तो राज्यपाल से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री तो कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली मंत्री तो कमला बेनीवाल, उप मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों ही। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच कौन थी? ये सरपंच भी आपको बहुत ही छोटा सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन कई कबार आपको कथन कारक के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली महिला सरपंच कौन थी? तो सगनबाई खिसन थी। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नर्मदा भट्ट थी। राजस्थान की प्रथम महिला आयोग कौन थी? कांता खतूरिया। राजस्थान की प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। ये कांता खतूरिया और कांता भटनागर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की महिला के बारे में पूछे महिला आयोग तो कांता खतूरिया होगा, और राजस्थान की मानवाधिकार आयोग में पूछे तो मानवाधिकार आयोग में कांता भटनागर है। दोनों में कांता है, लेकिन पीछे आपको ध्यान में रखना, ये कन्फ्यूज करता है आपको सवाल। और राजस्थान की मुख्य सचिव कौन थी? प्रथम महिला सचिव तो कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। ये तमाम महिलाओं के बारे में आपको, जो राजस्थान के प्रथम महिलाएं थी उनके बारे में आपको एक शार्ट के माध्यम से समझ में आ गया, और आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के कंटेंट के साथ और इसी प्रकार के बहुत ही सुविधाजनक अच्छे से अच्छे मैटर के साथ और आपको पढ़ाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो आप सभी तमाम विद्यार्थी अपने साथ जुड़े और अच्छे से पढ़े। जाते जाते आपको एक भाई शानदार प्रेरक पर्सन मोटिवेशन के रूप में कोट सुना देते हैं। केवल रक्त का संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, प्रेम और विश्वास दो ऐसे भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं। तो जाते जाते आपके लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भाई बहुत अच्छा अपन शुभकामनाएं कहते हैं कि भाई बहुत ही शानदार आपकी तैयारी होगी, क्योंकि आपके लिए अपन जो राजस्थान जीके की इतनी बेहतरीन जो पशुपालन के लिए, जो पशुधन सहायक के लिए जो भर्ती है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास इतनी बेहतर लगा रहे हैं। तो प्रतिदिन इसी प्रकार से आपकी क्लास चलेगी, तो प्रतिदिन इसी प्रकार से जुड़ा करें और क्लास के अंदर बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से पढ़े। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को धन्यवाद।